नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लगभग दोस्तों 10 से 15 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, ताकि पूरा लेक्चर या पूरी सीरीज आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी की स्टेप स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, मतलब भारत की जो मुख्य नदियां हैं, भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों की क्या विशेषताएं हैं, हिमालय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ये मैप दिख रहा है, आपको पहले मैं बता दूं, ये जो रिवर बन रखी है, जो मैंने आपको कलरफुल डायग्राम बना रखा है, ये क्या है? इंडियन रिवर्स है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे भाई इंडिया में जो रिवर का पोर्शन है, तो सबसे पहले दो चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो हो गई हिमालय की नदियां, ठीक है। अभी मैंने हिमालय की नदियां दर्शा रखी हैं और आज की वीडियो में मैं कुछ नदियों की जो बेसिक जानकारी है उसको देने के साथ साथ हम लोग जो एक एक नदियां एक एक करके सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लगभग 2-3 वीडियो में हम लोग पूरे भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली नदियों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो हो गई हिमालय की नदियां और दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसके बारे में। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमालय की नदियों के बारे में, ठीक है। अगर सबसे पहले नदियों की बात करें तो हिमालय की जो मुख्य रूप से तो 3 नदियां हैं। हिमालय है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, मुख्य जो नदियां है, बाकी उस पर छोटी छोटी सैकड़ों यहाँ पर बहुत सारी आपको नदियां मिल जाएगी। लेकिन जो मुख्य रूप से नदियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से नदियां 3 है। कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हो गया? ये आप मुख्य रूप है। और इसके जो काफी सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनकी की भी क्या विशेषता है, कौन सा उद्गम क्षेत्र है, सबके एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नदियां हैं, हम लोग अभी क्या है, हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं हिमालय की नदियां। मुख्यतः अपन लोग नदियों को किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले हिमालय की नदियां, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो हिमालय की नदियों को आप हेडिंग डाल दीजिए और एक एक करके उसमें आप पॉइंट लगाते रहिए। भाई हिमालय की जो नदियां हैं, इसमें आपको कुछ पॉइंट पहले आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको 3 नदियां बताई है, कौन कौन सी? सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की 3 मुख्य नदियां हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि क्या हिमालय के निर्माण के समय, जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तब कौन सी नदियां उपस्थित थी? सवाल कहां से बनेगा? बाकी सारी बहुत सारी नदियां हैं जो आपको पता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए हिमालय के उत्पत्ति के समय या उससे पहले, जिसे हम लोग पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं, वो कौन सी थी। तो वो कौन कौन सी थी? एक तो कौन सी थी? सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये इत्तेफाक से ये तीनों एक ही जगह इनका उद्गम स्थान है और एक ही जगह से निकलती है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप पूर्ववर्ती नदियों के बारे में समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदियों के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग हिमालय के पहले की नदियों को, फिर हम लोग हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद कौन कौन सी नदियां हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूर्ववर्ती नदियों की बात करें, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी नदियां है जो पूर्ववर्ती है, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले भी ये नदियां प्रवाहित होती थी, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदियों में मुख्यतः कौन सी नदियां हैं? एक है सिंधु नदी, दूसरी सतलुज नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कहां पर? तिब्बत के पठार, मतलब ये जो तिब्बत का पठार है, इसके पास में ये जो आपको मानसरोवर झील दिख रही है, मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अभी आपको इतना ही जानकारी रखनी है, एक एक करके मैं सबको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग सामान्य जानकारी ले रहे हैं, कब से? हिमालय के निर्माण से पहले की। तो कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां होगी? एक तो हो गई ये सिंधु नदी, दूसरी सतलुज जो कि राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थान है, ये भी तिब्बत में है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये भी मानसरोवर झील के निकट से प्रवाहित होती है। तो ये आपको पूर्ववर्ती नदियों का पता चल गया। तो पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण, मतलब ये जैसे आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, आपको मैंने कुछ पिछले वीडियो में ये बताया था, जब हिमालय के निर्माण का प्रोसेस बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर तैथिस सागर था। क्या था? तैथिस सागर, जिसे कोबर का भूसन्नति सागर भी या भूसन्नति भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पर तैथिस सागर था,
ठीक है। और लगातार वलन से, मतलब ये वाला भाग ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, तैतीस सागर में वलन उत्पन्न हुए, हिमालय का निर्माण हो रहा था, लेकिन फिर भी ये नदी ऐसी की ऐसी क्यों रही। तो देखिए दोस्तों, इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको पता है कि यहाँ जो भी था, ठीक है, जो भाग था यहाँ पर तैतीस सागर का, तो उसमें मतलब उसके दौरान भी तैतीस सागर में ये जो मैंने आपको पूर्ववर्ती नदियां बताई हैं, ये कहाँ गिर रही थी, ये तैतीस सागर में गिर रही थी। कौन कौन सी, सिंधु, सतलुज और कौन सी होगी, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया। इन नदियों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके सबकी जो विशेषताएं, पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर 33 सागर था, हिमालय का निर्माण हो रहा था। अब ये सवाल ऐसा है कि हिमालय के निर्माण के पहले की नदियां हैं ये, तो हिमालय के निर्माण के पहले की नदियां होने का क्या हुआ, जब हिमालय में वलन, हिमालय के निर्माण के दौरान क्या हो रहा था, वलन, ठीक है, तो वलन हो रहा था तो क्या हो गया, ये नदियां जो बह रही थी ये वैसी की वैसी बह रही थी, जिस घाटियों में ये बह रही थी, ठीक है, इन्हीं घाटियों में ये बहते बहते क्या हो गया, लगातार अपनी ये घाटियां गहरी होती गई। वलन हो रहे थे लेकिन इन घाटियां और गहरी होती गई, ठीक है, तो ये घाटियां गहरी होती गई तो क्या हो गया, हिमालय का निर्माण का प्रोसेस चलता रहा, लेकिन ये नदियां बंद ना होकर ये अपनी जो छोटी छोटी घाटियां थी इनको बड़े बड़े घाटियों में कन्वर्ट होती गई। तो क्या हुआ, हिमालय के निर्माण के दौरान भी क्या हो गया, गॉर्ज का निर्माण हो गया। जब ये नदियां लगातार एक ही जगह अपने जो गॉर्ज का निर्माण करती है, समझ गए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है कि ये भाई भाग है जिसमें मतलब यहाँ नदी कोई बह रही है, ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये धीरे धीरे नदियां चट्टानों को काटते हुए ये बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करेगी, ठीक है, वो इस आकार में होते हैं, ठीक है, ये गॉर्ज का निर्माण हो गया। तो इस रूप में यहाँ पर भी है। तो आप बोलोगे भाई नदियों के यहाँ पर कोई गॉर्ज है क्या, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। देखिए आप यहाँ से देखोगे, जैसे ये सिंधु नदी है, ये जो आपको दिख रही है ये सिंधु नदी दिख रही है, तो यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी गॉर्ज किसके पास है, सिंधु नदी गॉर्ज है, जो आपको पता है गिलगिस्तान बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, तो गिलगिस्तान के समीप है जो सिंधु गॉर्ज है। सिंधु गॉर्ज से ही नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। ये गॉर्ज का निर्माण कैसे हुआ, जब हिमालय का वलन हो रहा था लगातार, ये नदी के द्वारा चट्टानी कटान के कारण क्या हो गया, बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण हो गया। यहाँ हो गया सिंधु नदी गॉर्ज। और इसके अलावा आप बात करेंगे भाई सतलुज नदी भी उस टाइम की है, तो यहाँ पर गॉर्ज कौन सा, यहाँ पर एक सिपकिला गॉर्ज है। कौन सा, सिपकिला गॉर्ज से कौन सी ये नदी है, जो कौन सी है, ये जो नदी दिख रही है आपको, ये सतलुज नदी है। ये कहाँ प्रवेश कर रही है, ये हिमाचल प्रदेश में, मतलब किस गॉर्ज से, सिपकिला गॉर्ज से, ठीक है। एक गॉर्ज हो गया कौन सा, सिंधु गॉर्ज, दूसरा सिपकिला गॉर्ज, और तीसरा गॉर्ज आपको यहाँ पर दिखेगा दिहांग गॉर्ज, जो जहां से ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये गॉर्ज थे, पुरानी नदियां थी, यहाँ पर ये लगातार चट्टानी कटाव के कारण क्या हो गया, बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण कर दिया, ठीक है। गॉर्ज का आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई गॉर्ज की। इसके अलावा मैं अभी सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, इस मैप के संबंध सामान्य जानकारी, अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया पर्टिकुलर, क्लियर हो गया। हम लोगों ने गॉर्ज की बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो बात हो गई भाई गॉर्ज का निर्माण कैसे हो रहा है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो ये नदियां हैं, सिंधु नदी है, सतलुज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदियों का मतलब ये हो गया जो एक या एक से अधिक देशों के मध्य होती है, ठीक है। एक तो ये भारत के अंदर बहने वाली नदियां होती है, ठीक है, वो राष्ट्रीय नदियां होती है। लेकिन जो भारत से भी बहती हैं और दूसरे देशों से बहते हुए प्रवेश कर रही है एक दूसरे देशों में, तो उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय नदियां, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नदियां अब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई मुख्यतः कौन कौन सी होती है, तो मुख्यतः दोस्तों 3 अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, ठीक है। उनकी किन किन देशों के अंदर से प्रवेश होके या प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु की बात करते हैं। तो सिंधु में आप ध्यान दीजिए, आपको पता है यहाँ से ये जो तिब्बत का पठार है, मतलब तिब्बत का भाग, ये किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है। तो एक तो हो गया चीन, ठीक है। आप सिंधु नदी की बात कर ले, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये कौन कौन सी देशों से होकर प्रवाहित होती है, देखिए एक तो हो गया चीन, ठीक है, दूसरा ये भारत में प्रवेश कर जाती है, मतलब भारत, और तीसरा कौन सा हो गया, पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये सिंधु गॉर्ज से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा सतलुज की बात करें तो वही बात है, चीन, फिर भारत, फिर
घूम फिर के ये वापस पाकिस्तान में आ गए। तो अब आपको पूछ ले कि भाई तीन तीन देश कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, किन किन देशों में, किन किन देशों की सीमाओं में प्रवेश करती है नदी। तो सिंधु नदी की आपको मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैप के लोकेशन के माध्यम से ही आप चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, ये होगी सिंधु नदी होगी जो भारत चीन पाकिस्तान और भारत से, सतलुज नदी होगी ये भी चीन पाकिस्तान और भारत में आगे आ जाती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो आपको दिख रहा है कि ये दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले वाला एरिया वही बात होगी, इसमें भी चीन, फिर ये भारत में आ जाती है, फिर इसका क्या हो जाता है, ये देखिए यहां पर है बांग्लादेश। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों कि भाई सतलुज नदी जो किन तीन देशों के मध्य या कौन कौन से देशों से होकर प्रवाहित होती है, तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए चीन, भारत और पाकिस्तान। ऐसा कैसा, अगर सिंधु का पूछ ले तब भी चीन, भारत और पाकिस्तान, अगर ब्रह्मपुत्र नदी का पूछ ले तो चीन, भारत और बांग्लादेश। क्लियर हो गया। इसमें आपके किसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तब आप है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिमालय के 3 नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, मुख्यतः 3 नदी तंत्र, ये मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग तीनों नदी तंत्रों के बारे में जो जो इनकी सहायक नदियां हैं एक एक करके सबके विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं, उनका क्या उद्गम क्षेत्र है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। क्लियर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे वाले टॉपिक में, एक एक करके हम लोग जो भी नदी तंत्र हैं, जो हिमालय की नदियों के जो मुख्यतः 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग एक एक करके इनकी जो मुख्य विशेषताएं, सहायक नदियां कौन कौन सी होती है इसके, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या है, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग गंगा नदी के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा नदी तंत्र के बारे में, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र, एक एक करके हम लोग आज वाले वीडियो हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पूरा विस्तार से जानेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारी की सारी डिटेल हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी के तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, नदी तंत्र का मतलब क्या हो गया, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां। क्लियर हो गया। जो ये सिंधु नदी तंत्र लिखा हुआ है, जो सिंधु की सहायक नदियों को मिलाकर ये एक प्रकार का तंत्र है नदियों का। तो इसमें जो मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी। ठीक है, फिर सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, आप हेडिंग डाल सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु की, जो अगर सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी या मुख्य नदी है जो कौन सी है, सिंधु नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी है तो आपको सिंधु नदी की आपको मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, ये देखिए, ये है, आपको पता है ये है मानसरोवर झील। ठीक है, ये मानसरोवर झील के समीप कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जो यहां से, कौन सी, सिंधु नदी यहां से प्रवाहित होती है। उद्गम स्थान सिंधु नदी का कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अगर आपको पूछ ले कि भाई सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से देखो, कहां से, ये तिब्बत की, ये लोकेशन कौन सी है, तिब्बत के पठार से या तिब्बत से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो उद्गम क्षेत्र है सिंधु नदी का। तो सिंधु यहाँ से प्रवाहित होते हुए जो ये आपको 2 श्रेणियां देख रही है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से मैंने आपको दर्रें पढ़ाई थी और जो भी श्रेणियां थी मुख्य उसके बारे में पढ़ा है, उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया दर्रों के बारे में। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से, ये देखो यहाँ से प्रवाहित होते हुए, ये जो आपको मैंने ब्लैक डॉट में या कुछ बताया है, ये है इसी नदी के किसके बाएं तट पर, सॉरी दाएं तट पर, क्या कौन सा है, लेह है। ठीक है, लेह कहां पर स्थित, इसी नदी तंत्र के दाएं तट पर। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, ये जो प्रवाहित होते हुए सिंधु गॉर्ज से, कहां से, किसके समीप से, यहाँ पर गिलगिस्तान के समीप से जो ये सिंधु गॉर्ज बना हुआ है। आपको पता है कि गॉर्ज क्यों बना, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदी है, उस समय नदियों के लगातार कटान से जो भाग था अंदर बढ़ता गया और गॉर्ज का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो गॉर्ज का निर्माण से ये जो सिंधु नदी गॉर्ज है, ये आपको जो इसका नाम क्या है, सिंधु नदी गॉर्ज। तो सिंधु यहाँ से बहते हुए सीधे आते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया, ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी में आपको ये पता चल गया होगा कि ये है सिंधु नदी। इसके अलावा
सिंधु नदी में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके जो पूर्व से पश्चिम के और क्रम पूछ लेते हैं। तो अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आ जाता है भाई सबसे पश्चिम की ओर कौन सी है, सिंधु, ठीक है। उसके बाद झेलम, उसके बाद देखिए सिंधु, झेलम और फिर चिनाब, चिनाब, ठीक है। फिर देखिए चिनाब, रावी और व्यास, रावी, व्यास और सतलुज। ये जो आपको उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आ सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर भी ये भी क्रम रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंधु, झेलम, चिनाब जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आ गई, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास और सतलुज नदी। तो ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं मैंने, ये सिंधु नदी, ये झेलम नदी, ये चिनाब नदी, ये रावी नदी और ये जो व्यास नदी और ये सतलुज नदी है, ठीक है। इन नदियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियां है। तो यहाँ पर ये होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन से स्थान इसका उद्गम हो रहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में। नॉर्मली अपन आपको पता है कि जो तिब्बत के पठार से दो नदियां प्रवाहित होती है, कौन कौन सी, एक तो हो गई सिंधु नदी और एक सतलुज नदी है, जो इनका जो स्थान है या उद्गम स्थान है कहां पर है, तिब्बत में है, ठीक है। और एक इसमें और मुख्य नदी है, कौन सी। अब हम लोग एक एक करके सबको पहले इसके उद्गम स्थान जान लेते हैं। आप इतना डिटेल हेडिंग डाल सकते हैं, जो सिंधु नदी तंत्र के अंदर जो मुख्य नदियां हैं इनका उद्गम स्थान। सिर्फ अभी उद्गम स्थान के बारे में पता करेंगे, ताकि मैं आपको कोई भी विशेषता बताऊं तो आप डिटेल में ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आप वापस हेडिंग डाल सकते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उद्गम स्थान के। तो सिंधु नदी तंत्र ये मैंने आपको बताया, ये जो है सिंधु नदी सिंधु घाट से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र के इसका उद्गम स्थान कौन सा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जो कहां पर स्थित है, तिब्बत में, ठीक है। किसके समीप, मानसरोवर झील के समीप, ठीक है। और ये तो बात हो गई सिंधु नदी तंत्र की। अब हम लोग दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सतलुज, ठीक है। हम एक एक करके हम लोग सबको बता देता हूँ, एक ही जगह की है इसलिए पहले इनको बता देता हूँ। सिंधु के बाद में आप हेडिंग डाल दीजिए सतलुज, सतलुज नदी का उद्गम स्थान, ठीक है। तो सतलुज नदी ये जो आपको दिख रही है, ये जो नदी है ये यहां से होते हुए सिपकिला, जो मैंने आपको बताया है दर्रा, ठीक है, सिपकिला गॉर्ज है जो कि एक दर्रा भी है, लेकिन सिपकिला गॉर्ज से होते हुए कौन से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर आगे बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है क्या है, वो भी तिब्बत के अंदर ही है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, राकसताल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई सतलुज नदी का उद्गम स्थान है वो कौन सा है, राकसताल। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं तीसरे नंबर पर भाई झेलम नदी, ठीक है। अपन लोग झेलम नदी के पास आ जाते हैं। तो झेलम नदी कौन सी है, ये वाली जो नदी है जो कौन सी है, झेलम नदी। क्लियर हो गया। तो झेलम नदी है जो इसका उद्गम स्थान कहां पर है, इसका स्थान जम्मू कश्मीर में, जो एकमात्र है इसका। अगर सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो उद्गम स्थान कहां पर है, वेरीनाग के पास है, कौन सा, शेषनाग, ठीक है। वेरीनाग जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग के नियर शेषनाग, ठीक है। तो वेरीनाग दर्रा के नियर रही शेषनाग से इसका झेलम का उद्गम हो रहा है, क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। तो ठीक है, ये उद्गम क्षेत्र हो गया। फिर ये आगे श्रीनगर से होते हुए ये क्या कर रही है, झेलम नदी है जो किसकी सीमा बना रही है, देखो यहां से प्रवेश करते हुए श्रीनगर से होते हुए ये क्या कुछ समय के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास अगर आपको यहाँ सवाल पूछ लिया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है, तो भारत और पाकिस्तान झेलम नदी है जो सिंधु के सहायक नदी भी है। तो ठीक है, झेलम नदी है जो देखो इस नदी तंत्र के साथ साथ चल रही है, आपको पाकिस्तान और भारत की सीमा से होते हुए देखिए मैंने डबल लाइन खींची यहाँ पर ब्लैक, और आपको ये तो बाउंड्री दिख रही है, लेकिन इसको ऊपर से इसके सीमा किनारे से झेलम जो नदी है जो पाकिस्तान और भारत की सीमा से होते हुए फिर आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, फिर एक दूसरे में ये आगे वाले नदी तंत्र में मिल जाती है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे वाली नदी कौन सी होगी। देखिए ये तो हो गई झेलम नदी, इसके बाद देखिए ये वाली नदी चेनाब। तो चेनाब नदी का आपको
सबसे एक ही चीज है कि भाई बारालाचाला दर्रा के नियर से चेनाब नदी निकलती है। तो उद्गम स्थान बारालाचाला नदी के नियर, ठीक है, बारालाचाला दर्रा है उसके नियर, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थान वेरीनाग, जो शेषनाग है मेन तो, ठीक है, वेरीनाग के निकट शेषनाग से झेलम नदी का उद्गम स्थान है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका जो चेनाब नदी है इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा से है। और रावी और व्यास, आपको दोनों नदियों को साथ पढ़ना है। रावी और व्यास नदी है जो, इसका उद्गम स्थान कहां पर है, रोहतांग दर्रा से, ठीक है। कहां पर है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये है रोहतांग दर्रा, कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया। रोहतांग, रावी और व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है कहां से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ये दोनों नदियां निकलती है। रावी नदी है जो डायरेक्ट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, इसमें नया नहीं है। लेकिन जो व्यास नदी है ये भी क्या है, रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम स्थान हो रहा है। लेकिन ये जो एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में इसका उद्गम स्थान भी है और पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। तो यहां से सवाल बनते हैं कि भाई कौन सी नदी है जो उद्गम स्थान तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन वो, या सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो क्या हो गया, पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। तो कौन सी, व्यास नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। इसको मैंने यहीं पर एंड कर लिया। तो ये कहां पर हो गया, तो ये नदी यहां पर प्रवेश नहीं करती है, तो क्या होता है, तो देखिए ये तो बात हो गई, मैंने व्यास नदी की बात कर ली। तो व्यास नदी के क्या होगा, रोहतांग दर्रा से होते हुए ये यहाँ पर, कहां पर, पंजाब के हरिक, जो कपूरथला नामक स्थान है, किसके, पंजाब के कपूरथला नामक स्थान के हरिके नाम का जो स्थान है, वहां पर ये आके कहां पर मिलती है, सतलुज नदी में। देखिए दोस्तों ये है सतलुज नदी, ठीक है। और ये कहां से आ रही है, ये देखो रोहतांग दर्रा से होते हुए यहाँ पर पंजाब के कपूरथला नामक स्थान के हरिके नामक जो मुख्य स्थान है, वहां पर हरिके नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आपस में मिल रही है, सतलुज नदी में ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपको मैंने आपको पूरी चीजें बता दी जो मुख्य रूप से थी, ये सारी समझाती है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि भाई हम लोगों ने इनकी जो मुख्य सहायक नदियां थी वो तो पढ़ ली, और इसके अलावा हम लोग सिंधु नदी और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में भी एक एक करके जानेंगे, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग है ना एक एक करके जो सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं इनकी 4-4 विशेषताओं को, जो 3-3 4-4 मुख्य विशेषताएं एग्जाम की दृष्टि से आप एक एक करके हेडिंग डाल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको मैप में बता दिया, अब आप लिख के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंधु की बात कर लेता हूँ। ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु की मुख्य नदी है। जो सिंधु नदी तंत्र का मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, ठीक है। आप एक एक करके इनकी सबकी विशेषताएं लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है कौन सी है, सिंधु नदी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आप लिख दिए इसका उद्गम क्षेत्र, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है कौन सा है, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है, कहां पर, तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तिब्बत किसका भाग है, चीन का भाग है, ठीक है। तो ये तो भाग हुए चेमायुंगडोंग, कहां से, मानसरोवर झील के नियर, क्लियर हो गया। मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए सिंधु घोर से कहां प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये तो बात होगी सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की हम लोगों ने एक विशेषता, दो विशेषता होगी, तीसरी विशेषता आप लिखिए, सिंधु नदी तंत्र है जो, या सिंधु नदी है जो भारत की ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अब दूसरी बात होगी, दूसरी तो ये होगी कौन सी, सिंधु। तब आपके दिमाग में ये आएगा कि पहली कौन सी है, तो पहली भी पता होना चाहिए, पहली होगी, अब मैंने आपको ये पहले ही बताया, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र होगी। तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाती है, गंगा, टॉप 5 बता देता हूं मैं, ठीक है। गंगा के बाद सतलुज, उसके बाद कौन सी नदी आ रही है, उसके बाद आ जाती, देखो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलुज और गोदावरी। और आपको छोटा सा क्रम याद, एग्जाम में आपको कभी कभार क्रम पूछ लेते हैं भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र होती है। सिंधु नदी का स्थान कौन सा आता है, दूसरे स्थान पर आता है। गंगा नदी तीसरे स्थान पर आ जाता है, और सतलुज नदी है जो चौथे स्थान पर, और 5वें नदी नंबर गोदावरी आ जाता है, 6ठे नंबर पर यमुना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आगे से आगे आप टॉप 5 आपको पता रखनी है। ये तो आपको बात होगी सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में ये आपको ये ध्यान रखना है, इसका उद्गम स्थान कहां पर है, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर में। इसका जो प्रवाह है तो कहां से कहां तक हो रहा है, यहाँ पर काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए सिंधु घाट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया। ये तो बात कोई हम लोगों ने सिंधु नदी की।
आप दूसरे नंबर पर हेडिंग डाल सकते हैं। सिंधु के बाद किसका लें, सतलुज का ले लेते हैं। सर एक एक करके ऊपर से क्रम ले रहे हैं तो झेलम ले लेते हैं, ठीक है। तो झेलम की बात करें तो झेलम की दोस्तों स्थिति देखिए, ये यहां से कहां से, ये जो शेषनाग का क्षेत्र है, शेषनाग के वेरीनाग के नियर शेषनाग, ठीक है, वेरीनाग के नियर शेषनाग से होते हुए ये क्या कर रही है, श्रीनगर से होते हुए क्या कर रही है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा से होते हुए, भारत और पाकिस्तान से सीमा से सटी हुई होकर कुछ देर तक, ठीक है, कुछ देर तक भारत की और सीमा से सटी हुई होकर फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई, मुख्यतः उसका उद्गम क्षेत्र शेषनाग से है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के नियर शेषनाग से है। और ये नदी जो भारत की सीमा से कुछ समय के लिए भारत की सीमा से या सीमा के किनारे बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये बात हो गई झेलम की। अब आप तीसरे नंबर पर हेडिंग डाल सकते हैं, आगे कौन सी नदी, एक नदी और ले लेते हैं, ये सिंधु हो गई, झेलम हो गई, अब ये चिनाब वाली देख लेते हैं, ठीक है। चिनाब नदी की बात करते हैं तो चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कहां पर, कौन से दरा से, ये देखिए ये बारालाचाला दरा है ना, इसके नियर, जो बारालाचाला दरा के नियर इसका उद्गम स्थान है। कहां पर, बारालाचाला दरा के नियर चिनाब नदी का उद्गम स्थान है। ये चिनाब नदी प्रवाहित होकर पश्चिम की ओर आते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस चिनाब नदी की कोई विशेषता है क्या, ठीक है, ये मैंने आपको उद्गम स्थान की ये विशेषताएं थी, आप इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः आपको उद्गम स्थान और सीमा में लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन से देशों या कौन कौन से राज्यों से प्रवेश होकर कर रही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थान कहां पर, रोहतांग दरा, रावी और व्यास का, दोनों का आप साथ लिख सकते हैं। तो रावी नदी तो क्या पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, लेकिन चिनाब नदी व्यास नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश न कर कौन सा क्षेत्र है, पंजाब का एक क्षेत्र है, कौन सा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले आपको बताया ही है, ठीक है। हरिके नामक जो स्थान है वहां पर ये सिंधु से मिल जाती है, कपूरथला में, ठीक है, पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ व्यास वो नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, जो वो नदी है जो सिंधु की सहायक नदी तो है लेकिन पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। क्लियर हो गया, ये बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई सतलुज नदी, तो सतलुज नदी पर आपका इसका उद्गम स्थान, आप पांचवें नंबर पर सतलुज नदी डाल दी, जिसके उद्गम स्थान है जो ढाकास्थान से है, और ये जो इंडिया में जो ये कौन सा बारालाचाला दरा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए यहाँ पर ये इसकी सहायक नदी आ जाती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हो गया, ये तो हम लोगों ने बात कर ली जो मुख्य मुख्य नदियां थी, इसकी सहायक नदियां थी, क्या छोटी छोटी विशेषताएं थी एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे आ जाते हैं, आपको या भी सिंधु नदी पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी का 1960 में एक समझौता हुआ, किस पर, सिंधु नदी तंत्र पर। तो सिंधु नदी पर जो समझौता हुआ सिंधु नदी, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इस जो ये समझौता ये अभी भी हाल ही में इस पर विवाद भी रहा था, ठीक है, सिंधु नदी को लेकर विवाद भी रहा था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सिंधु समझौता हुआ, सिंधु नदी समझौता हुआ था, ठीक है। तो 1960 में ये समझौता हुआ था, उसमें ये नियम बनाए गए कि जो पश्चिमी नदियां, कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब, जो पश्चिमी नदियां हैं, इसमें आपको पाकिस्तान और भारत के हिस्से को बताया कि भाई कौन कितना पानी किसका यूज कर सकता है। तो इसमें देखिए पाकिस्तान को 80% पानी यूज कर सकता है, कौन सी पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, और इंडिया इसका 20% पानी यूज कर सकता है। पहला समझौता तो ये हो गया। और जो इसकी जो दक्षिणी या पूर्वी जो नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलुज। रावी और सतलुज के लिए पाकिस्तान इसका 20% पानी यूज कर सकता है और 80% भारत। ये 1960 में समझौता हुआ, ठीक है, जो पश्चिमी नदियां हैं और पूर्वी नदियां हैं। क्लियर हो गया, पश्चिमी या दक्षिण जो भी आप बोलते हैं अपना आप देख लेना ये मैप के हिसाब से। तो इसमें क्या हो गया, 1960 में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि पाकिस्तान जो पश्चिमी नदियां हैं उसमें पाकिस्तान का 80% हिस्सा रहेगा, मतलब 80% जल यूज कर सकता है, और इंडिया 20% यूज कर सकते हैं। जो पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, दक्षिणी या पूर्वी नदियां हैं जो 20% पाकिस्तान पानी यूज कर सकते हैं, 80% कौन यूज करेगा, भारत। क्लियर हो गया, तब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ये नदियां होगी, रावी, व्यास और
सतलुज ये नदियां जो ये भारत के हिस्से में आ रही हैं, और चिनाब, झेलम और सिंधु नदियां जो पाकिस्तान में, इसका अधिकतम पानी यूज करने की जो इस समझौते के तहत एक प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, और ये दोनों देशों द्वारा मान लिया गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो मैं एक आधी आपको बता ही देता हूँ। आपको पता है कि ये जो सिंधु नदी है, इसके जो बाएं और ये हो गया कौन सा, बायां तट, सॉरी दायां तट, ये राइट हैंड हो गया और दायां, और लेफ्ट हैंड हो गया बायां तट। तो देखिए ये ऐसी नदी चल रही है, तो ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया दायां। ठीक है, ये बायां। तो अक्सर बायां दाएं को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी नदी कहाँ है, किस और बह रही है, किस और नहीं बह रही है। तो सिंधु की सहायक नदियां है, तो ये मैंने आप ये तट मान लिया मैंने इसको दायां, और ये हो गया बायां। इसी प्रकार तो नदी आ रही है ना, तो ऊपर वाला भाग दायां, इधर हो गया ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो इसमें देखिए जो श्योक, काबुल और गोमल, श्योक नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कहां से, देखिए काराकोरम और लद्दाख के मध्य। ठीक है, काराकोरम लद्दाख श्रेणी के मध्य होते हुए सिंधु नदी में प्रवेश करती है। कौन से, दाएं तट से। तो दाएं तट पर कौन कौन सी नदी है, श्योक, काबुल और गोमल। कुछ और भी है, लेकिन जो मुख्य नदियां थी एक बार मैंने आपको बता दिया। आप बुक्स के माध्यम से यार अपने खुद के नोट से उसमें आप चीजें एडिशनल डाल सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होगा तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल और गोमल, और जास्कर, सिगार और गिलगिट है जो दाएं तट पर, मतलब इस तट की ओर बह रही है। जो कौन सा, राइट हैंड तो हो गया दाएं तट, और ये हो गया लेफ्ट हैंड बायां तट। क्लियर हो गया। ये आपको उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको पूरी दे दी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं वीडियो तो देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कीजिए। आप टाइम पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में क्या होगा कि सीरीज आपको एक एक करके वीडियो देखे हुए, तो उससे क्या होगा आपका टॉपिक कंप्लीट कवर होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ रिवर पर आओगे तो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई इसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप जरूर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।